व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अभिमन्यु, वेलकम टू स्टडी विद एमा। कैसे हो बच्चों सभी के सभी? आई होप आप और आपके परिवार में सभी लोग अच्छे ही होंगे, राइट। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है 2022 और 2023 का मतलब कि जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो है ये 12th क्लास का है बेसिकली। तो 11th और 12th पॉलिटिकल साइंस का दोनों में कराऊंगा। पहले मैं पॉलिटिकल साइंस पे ही फोकस करूंगा, उसके बाद जाकर के हिस्ट्री और बाकी जगह भी देखेंगे, ओके। तो एक्चुअली क्या है, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 2022 और 23 का जो नया सिलेबस आउट हुआ है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली जो नया सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। तो सीबीएसई में देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पहला चैप्टर है वो यही है, दो ध्रुवीयता का अंत। मतलब कि जो शीत युद्ध पढ़ना होता था हमें पहला चैप्टर, वो खत्म हो गया। ओके, क्या हुआ कैसे हुआ ये तो पॉलिटिक्स आप भी जानते हैं सारी चीज़ें, बट कोई इशू नहीं है। आपको बैकग्राउंड एक छोटा सा दे के चलूँगा ताकि आपका लिंक बन सके कि दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या होता है, आखिरकार ये चैप्टर का नाम ही क्यों है और क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, हमें आखिरकार पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सब कवर कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट, तो ये है कुछ नया वाला सिलेबस 2022 और 23 के लिए। पहला जो नंबर 1 वाली बुक है उसके अंदर ये है, इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया हुआ। अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए, वरना अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी तो टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। वहीं पर ले दूंगा फाइल इसकी मैं। और ये हो गया सबसे पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। सेकंड चैप्टर देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके है, पूरे 7 चैप्टर हैं जो कि आपके। और हाँ, एक और मैं सुनने में आ रहा है कि आपका जो है ना, जो टर्म वाइज हुआ करता था, टर्म 1 टर्म 2 ऐसे करके, या ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे करके जो एग्ज़ाम होता था हाफ हाफ में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लोग तो खुश भी हैं, कुछ लोग दुखी भी हैं, क्योंकि दुखी इस बात पे कि क्योंकि सारा का सिलेबस एक बार में आ जाएगा। खुश इसलिए कि यार ठीक है, एक साल तक आराम से जम के मेहनत करेंगे और लास्ट में एक ही बार में गर्दा उड़ा देंगे ऐसा कुछ कह रहे हैं, बट कोई सुनिए, देखते हैं आगे। आपकी सेकंड बुक है जिसका भी मैंने ट्रांसलेशन किया है, जो नया सिलेबस है उसमें भी 7 चैप्टर है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम एक एक करके, ओके। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहली वीडियो होगी हमारी। इस पहली वीडियो के अंदर हम बताना चाहूँगा मैं आपको कि देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत इसका क्या मतलब है। इसको समझने से पहले ना आप पहले ये समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, मतलब क्या कहानी क्या है इसकी, ओके। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले एक प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ होगा, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं जस्ट फॉर नॉलेज, तो आप जा करके चैनल के वीडियो लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको वहाँ पर दिया रहेगा। तो बस इसका ना, इस 12th क्लास के अंदर आपको बस ये याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। वो है आपका 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से आ जाता है कई कई बार, ओके। और द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी बात अभी हम करने वाले हैं, वो कब से कब तक चला है उसके बारे में देख लीजिए। 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ऐसा कुछ हुआ एंड में, जिसकी वजह से शीत युद्ध जो है शुरू हो गया था, ठीक है। और जब शीत युद्ध शुरू हुआ उसी टाइम को बोलते हैं हम लोग दो ध्रुवीयता का उद्गम। उद्गम का मतलब होता है दो ध्रुवीयता शुरू हुई। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है कि विश्व जो है दो भागों के अंदर बट चुका है, एक होगा बड़ा, एक होगा बड़ा, मतलब अलग अलग। बताता हूँ कैसे होता है, देखिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 39 से लेकर के 45 के बीच में चला था। एक्चुअली क्या है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये दो गुटों के बीच में चल रहा था। एक गुट को हम बोलते हैं धुरी राष्ट्र, दूसरे को बोलते हैं हम मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र एक्चुअली में वो राष्ट्र बोले जाते हैं जो हार गए थे, सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ। मित्र राष्ट्र उनको बोला जाता है जो जीत गए थे, मतलब मित्र टाइप थे, वैसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो धुरी राष्ट्र है इनमें 3 खिलाड़ी थे, वो कौन कौन थे? इटली, जर्मनी, जापान। और मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ओके। अब इसमें हुआ क्या था, सबसे मेन जो चीज़ है ना शीत युद्ध के स्टार्ट होने का रीज़न जापान देगा। वो क्यों देगा उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला, जैसे कि जब ये लड़ाई हो रही थी ना, यहाँ पर लड़ाई जब हो रही थी तो होने के बाद यहाँ पर जो धुरी राष्ट्र है
मतलब लड़ाई चलती रही, एंड में जाकर के 39 से लेकर के 45 तक युद्ध चलता रहा। एंड में जाकर के ये जो होता है ना, इटली जो है घुटने टेक देता है। घुटने टेक देने का मतलब कि हार मानने लग जाता है कि मेरी बस की बात नहीं है, अब इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो इटली जो है 2 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देना मतलब किसके सामने? मित्र राष्ट्र के सामने, कि मैं हार मानता हूँ, युद्ध में मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा। इसी की देखा देखी जर्मनी बोल देता है कि ठीक है भाई, मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। 5 दिन बाद 7 मई को ये हार मान जाता है। अब से सारा खेल होता है वो जापान रच रहा होता है अकेले ही। अब जापान क्या बोलता है, ये भी लास्ट में जाके हार मान ही रहा होता है। मेन रीजन ये बोला जाता है कि जापान जो है ना हार मारने ही वाला होता है, मतलब मारने वाला होता है, अपने आप को मारने वाला होता है कि मैं हार मान रहा हूँ। लेकिन इसने बोला कि मैं ना, जापान बोलता है कि मैं ना आत्मसमर्पण जो है ना, कि मैं आत्मसमर्पण अमेरिका के सामने ना करके सोवियत संघ के सामने करूंगा। ऐसा जो है जापान ने एक स्टेटमेंट रिलीज करा। उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो है रिलीज किया था कि मैं जो है अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण ना करके सोवियत संघ के आगे जो है सामने जो है आत्मसमर्पण करूंगा। ठीक है। ये चीज़ देख करके अगर आप कहें तो अमेरिका को मिर्ची भी लगी कि क्यों भाई, ऐसे क्या है, मेरे सामने क्यों नहीं कर रहा, मेरे सामने मत कर लेकिन मित्र राष्ट्र वालों के सामने कर पूरा बुरा। ये एक तरफ से देखा जाए ना तो जापान के एक बोलते हैं ना सोची समझी, एक सोची बूझी सी चाल थी, जिसको एक तरफ से इन दोनों के बीच में ही फूट डालना था, एक तरफ से कहा जाए तो जापान एक तरफ से देखा जाए तो कामयाब भी हुआ, है ना। तो उसने क्या करा कि अमेरिका ने क्या कहा कि मुझे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए विश्व के अंदर, है ना, वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसने क्या करा ना, जापान के ऊपर 2 बम छोड़ दिए। रीजन ये भी बोला जाता है, सोवियत संघ तो एक बात से खफा है अमेरिका से, कि तुमने जो है, जब अब जापान मेरे सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा था तो तुमने जो है क्यों उसको जो है ऐसे ऐसे बोला, मतलब कि क्यों उसे आत्मसमर्पण नहीं करने दिया, और तुमने जो है बम छोड़ दिए। कब छोड़ दिए? 6 अगस्त 1945 को पहला बम छोड़ा, जिसका नाम था लिटिल बॉय, कोड वर्ड है, याद रखिएगा। कहाँ पर छोड़ा गया था ये? हिरोशिमा के ऊपर, जापान का ये एक शहर है। और 9 अगस्त को 3 दिन बाद ही नागासाकी के ऊपर भी बम छोड़ दिया, इसका नाम रखा गया फैटमैन। मतलब पहले छोटा बच्चा गया, फिर बाद में एक मोटा हाथी सा बच्चा गया, मतलब बड़ा आदमी गया जिसने तबाह कर दिया जापान को। ओके। ये रीज़न ये भी बोला जाता है कि अमेरिका जो है बोल रहा था कि मेरे को जो है अपने बम को टेस्ट करना था, जो कि 1945 के अंदर इसने बनाया था। कहता था कि मुझे ये टेस्ट करना है, इसीलिए मैंने ये बम छोड़े हैं। हालांकि मेन रीज़न ये नहीं माना जाता है। मेन रीज़न ये बोला जाता है इसके द्वारा, एक तरफ से देखा जाए तो ये कहता है कि मुझे ना एशिया में अपना वर्चस्व दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो है नॉर्थ अमेरिका वाले में पड़ता है और जापान जो पड़ता है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसलिए इसने कहा कि मुझे अपना एशिया में वर्चस्व दिखाना है और इसीलिए मैं इसको बम फेंक रहा हूँ। तो इसने बम फेंका तो सही, लेकिन ये गधा ये भूल गया कि एशिया के अंदर सोवियत संघ भी आता है। सोवियत संघ को लगी मिर्ची, उसने कहा कि भाई साहब तुम एशिया के अंदर मतलब मेरे इलाके में आकर के अपना वर्चस्व दिखाओगे, लो बेटा बाबू मुझसे ही भिड़ो पहले तो तुम। अब इसी चीज़ को लेकर के कुछ रीज़न थे जो मैंने बताया, मैंने इन्हीं 2 मेन रीज़न की वजह से इन्हीं 2 के बीच में बाद में लड़ाई स्टार्ट हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ एक अलग अलग ग्रुप, मतलब ना गुट बन गया। मतलब आधा विश्व जो है इनके फेवर में चला गया, अमेरिका वालों के फेवर में, और आधा विश्व जो है सोवियत संघ के फेवर में चला गया। मतलब क्या हुआ, विश्व 2 ध्रुव में बढ़ गया। 2 ध्रुवी का मतलब 2 गुटों में बढ़ गया। इसीलिए बोला जाता है 2 ध्रुवीयता। ओके, मतलब विश्व जो है 1945 के बाद से 2 ध्रुवीयता में हो गया था। ओके, और इसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध। जो कि शीत युद्ध स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1945 में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन खत्म कब हुआ ये? जब सोवियत संघ का एक बोलते हैं ना विघटन हो गया, तब जाकर के ये युद्ध जो है खत्म माना गया, शीत युद्ध को। ओके, ये चीज है, पूरी कहानी है ये, अब अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है आपको बताना चाहूँगा, जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा नोटिस कीजिएगा। शीत युद्ध के सबसे गर्म दौर में एक 1 मार्क्स का जो है इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि शीत युद्ध के सबसे गर्म दौर में कौन सी दीवार जो है खड़ी की गई? तो याद रखिएगा बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, जो कि 1961 के अंदर की गई थी। और इस दीवार को जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, इसी को सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। और इस दीवार को ना 1989 के अंदर जो है गिरा दिया गया, किसके द्वारा? बर्लिन की जनताओं के द्वारा। ओके, तो एक्चुअली क्या है, ये था आपका बैकग्राउंड। ओके, मतलब क्या है कि जो शीत युद्ध चल रहा है, अब उस शीत युद्ध को ही जो है लास्ट में जाकर के यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा होता है, तो यूएसएसआर जो है ना वो गिर जाता है बेचारा,
वो क्यों गिरता है, क्या रीजन है, उसी सब चीज़ों को जानना हमको इसी चैप्टर के अंदर। मतलब कि सोवियत व्यवस्था या प्रणाली के बारे में पहले समझेंगे कि आखिरकार सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया है वो आखिरकार होती कैसी थी। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, और राजनीतिक का मतलब होता है जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ऐसी कैसी क्या पार्टी थी वहां पर जिसकी वजह से ऐसी गिर गया ये पार्टी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ओके, फिर देखेंगे हम कि सोवियत संघ जो है इसका विघटन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे आखिरकार, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा इसी के अंदर, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए। मतलब जब विघटन हो गया सोवियत संघ का तो इसके बाद जो है क्या क्या परिणाम हो। सबसे मेन परिणाम ये होता है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई और दो ध्रुवीयता का जो है वो अंत हो गया था। इसीलिए चैप्टर का नाम ही ये रखा गया, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। शॉक थेरेपी क्या होती है और क्या परिणाम हुए इसके बारे में काफी जानेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन मतलब बनते हैं इसके ऊपर। और एक एक नंबर वाले के ऊपर जो है ना कुछ तथ्य वाले जो क्वेश्चंस बोलते हैं वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टार्ट क्या करना, मतलब इतना बताते हैं बहुत है अभी तो, है ना, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, सोवियत प्रणाली या व्यवस्था का इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था कैसी है सोवियत प्रणाली की। प्रणाली का मतलब ही होता है, प्रणाली का मतलब दो होता है, देखो व्यवस्था बोल लो या फिर प्रणाली बोल लो, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें देखी जाती है, एक तो देखी जाती है आर्थिक रूप से और एक देखी जाती है राजनीतिक रूप से। तो यहाँ पर हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है आर्थिक रूप से और क्या है राजनीतिक रूप से। मान लीजिए आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये समाजवादी है यहाँ पे, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब क्या होता है कि पिन से लेकर के कार तक सब कुछ सरकार के हाथ में होता था। मतलब ये कि छोटी से छोटी चीज को लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक बनाने तक का सारा जो काम है वो किसके हाथ में था, सरकार के हाथ में था। और इसीलिए उसको बोला था समाजवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले जो खासियत थी सोवियत प्रणाली की आर्थिक व्यवस्था के अंदर वो यही थी। दूसरी क्या थी कि नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर भी आपने सुनने में मिला होगा कि 5 ईयर जो है प्लान होता है। इसमें भी क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये भी है। तो ये जो चीज़ है ना, हमने 1928 के अंदर 1928 के अंदर जो है ना रूस ने सबसे पहली बार स्टार्ट किया था पंचवर्षीय योजना। तो इसी की कॉपी हम कह सकते हैं, हमने देखा देखी इंडिया के अंदर भी जो है इम्प्लीमेंट किया था। ओके, थर्ड चीज इसमें बोली जाती है कि बेरोजगारी इसमें नहीं हुआ करती थी सोवियत प्रणाली के अंदर। तो ये काफी अच्छी विशेषता जो एक तरफ से मानी जाती थी। और एक चीज ये कहा जाता था कि जो उत्पादन के साधनों है उस पर किसका नियंत्रण होता था, राज्य का, मतलब कि सरकार का ही नियंत्रण था, इसके ऊपर ये कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर राजनीतिक रूप से देखें यहाँ पर सोवियत प्रणाली के अंदर, तो कम्युनिस्ट पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जहाँ पर जो है सोवियत संघ के अंदर पूरा मतलब बोलता है ना एक ही पार्टी और दबदबा बना के रखी हुई, जैसे बीजेपी अब इस टाइम पर इंडिया के अंदर करना चाह रही है। तो ऐसा था, मतलब कि यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ एक ही दल की पार्टी रहेगी, दो दल या तीन दल या फिर बहुदल नहीं हो सकते। यहाँ पर ये सिंपल सा रूल था, सिर्फ एक पार्टी रहेगी, वो रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही 4 कैंडिडेट खड़े कर देंगे और इन्हीं में से कोई जो है जीतेगा, हारेगा, जो करेगा वो करेगा। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये तो आपका हो गया राजनीतिक व्यवस्था। ओके, अब राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो है यहाँ पर आपका अब कि निजी अधिकारी व नागरिक स्वतंत्रता का जो है यहाँ पर अभाव हुआ करता था। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे कि जो राजनीतिक व्यवस्था अगर यहाँ पर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो निजी अधिकार होते थे ना, मतलब प्राइवेट जो अधिकार होते हैं, और नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती थी वो नहीं होती थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है विपक्षियों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता था। विपक्षी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और जो है दल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना समाचार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इन सब पर जो है सरकार का इकलौता अधिकार था। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। मतलब जब भी कोई समाचार छापना हो या फिर पेपर छापना हो उसमें जो है सरकार की परमिशन लेनी ही लेनी मैंडेटरी थी ये चीज़ सोवियत प्रणाली के अंदर। तो ये भी एक चीज़ बोली जाती है इसके अंदर। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ बस ये वीडियो यहीं तक ही ख़त्म कर देते हैं, सोवियत प्रणाली तक। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना हमारी कि विघटन के क्या कारण थे, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे उस टाइम पर। ओके, सो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे सब चीज़ से। आप एक काम कीजिएगा, आप अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।